भारत गोल्ड। भारत के पास खजाना बस निकालने की देर है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बड़े से लेकर छोटे तक हर इलेक्ट्रॉनिक सामानों में इस्तेमाल होता है। भारत के पास इनका चौथा सबसे बड़ा रिजर्व है, फिर भी हम इनका आयात क्यों करते हैं? उपासना वर्मा। कोई चीज है जो हमारे पास भरपूर मात्रा में है, लेकिन फिर भी हम दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं। ये बात सुनकर आपको कैसा लगा? सरासर बेवकूफी, नासमझी या अपने पैसे पानी में फेंकना? जाहिर है कि जो चीज हमारे देश में उपलब्ध है उसे बाहर से मंगाकर आयात बिल क्यों बढ़ाया जा रहा है? लेकिन हकीकत यही है, और ऐसा आज से नहीं बल्कि बरसों से हो रहा है। हम बात कर रहे हैं ऐसे मेटल्स की जिन्हें केमिस्ट्री की दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में आने वाले 17 एलिमेंट रेयर अर्थ मेटल कहलाते हैं। ये हैं स्कैंडियम, ईट्रियम, लैंथेनम, सीरियम, प्रेसियोडियम, नियोडियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थूलियम, यटरबियम और लुटेटियम। इनका इस्तेमाल हर इलेक्ट्रॉनिक सामान में लगने वाले छोटे छोटे से सर्किट में होता है। वैसे तो भारत के पास इन अर्थ एलिमेंट्स का चौथा सबसे बड़ा भंडार है। इस मामले में केवल चीन, रूस और वियतनाम से ही पीछे हैं हम। इसके बावजूद हम घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाने की बजाय आयात को तरजीह देते आ रहे हैं, और इसके पीछे है खास वजह। दरअसल भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एटॉमिक मिनरल्स का दर्जा दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मिनरल धरती की उस सतह में पाए जाते हैं जहां थोरियम और यूरेनियम भी मिलते हैं। थोरियम और यूरेनियम रेडियो एक्टिव मिनरल हैं, यानी इनका इस्तेमाल एटॉमिक बम बनाने में होता है। यही कारण है कि भारत में इन एलिमेंट की माइनिंग का हक सिर्फ 2 सरकारी कंपनियों के पास ही है, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड और केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेले 2 कंपनियां कितना उत्पादन कर पाएंगी। उत्पादन क्षमता सीमित होने के साथ ही दोनों कंपनियों के पास तकनीकी स्तर पर भी अधिक संसाधन नहीं हैं। यही कारण है कि भारत इन एलिमेंट्स की आपूर्ति के लिए आयात पर निर्भर है। इन एलिमेंट्स का घरेलू उत्पादन बढ़ाने को लेकर एकदम से भारत में चर्चा शुरू हुई है। दरअसल इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल कई चीजों में बड़े जरूरी मकसद से होता है, मसलन सेल्यूलर टेलीफोन से लेकर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स और टीवी। रक्षा के क्षेत्र में भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, गाइडेंस सिस्टम्स, लेजर्स और रेडार और सोनार सिस्टम में भी। वजन के हिसाब से अगर देखें तो पाउडर जैसे दिखने वाले ये एलिमेंट नाम मात्र के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। अगर इन एलिमेंट का इस्तेमाल ना हो तो कई प्रोडक्ट काम ही नहीं कर पाएंगे। एडवांस होती टेक्नोलॉजी को देखते हुए कहा जा सकता है कि इन एलिमेंट्स की जरूरत बढ़ने ही वाली है। जापान में तो इन एलिमेंट्स को सीड्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी तकनीक का बीज कहा जाता है। रेयर अर्थ्स एलिमेंट की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इन एलिमेंट को धरती से निकालने और सप्लाई को लेकर अमेरिका, चीन दोनों ही जी तोड़ कोशिश में लगे हैं। अमेरिका का एनर्जी डिपार्टमेंट इन्हें टेक्नोलॉजी मेटल्स की संज्ञा देता है। रक्षा क्षेत्र में इनकी जरूरत को देखते हुए अमेरिका अपने यहाँ कई नए अर्थ एलिमेंट एक्सट्रैक्शन फैसिलिटी को लाइसेंस दे रहा है। वहीं चीन नहीं चाहता कि अमेरिका या अन्य किसी देश में इनका उत्पादन बढ़े और उसका दबदबा कम हो। अमेरिका ने इधर कुछ कंपनियों को इस एलिमेंट को निकालने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट खोलने की इजाजत दी। उधर कुछ ही समय बाद ट्विटर और फेसबुक पर कुछ फर्जी अकाउंट्स देखे गए जो इन प्रोसेसिंग यूनिट के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। एक साइबर सिक्योरिटी फर्म को दाल में कुछ काला नजर आया। उसने जब छानबीन की तो मालूम पड़ा कि इन अकाउंट्स के तार चीन से जुड़े हैं। ये वही अकाउंट हैं जो पहले चीनी सरकार के विरोधियों की आलोचना करते आए हैं। हालांकि इन अकाउंट्स के प्रोपेगेंडा का वहां के लोगों पर कुछ खास असर नहीं हुआ, लेकिन इस बात को इसलिए अनदेखा भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये दिखाता है कि अर्थ एलिमेंट पर अपने दबदबे को लेकर चीन कितना आक्रामक है। वो अपना दबदबा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी में ये एलिमेंट जो भूमिका निभाते हैं वो इन्हें बेहद खास बनाती हैं। मिसाल के तौर पर परमानेंट मैग्नेट, चुंबक बनाने के काम आता है नियोडियम। इस एलिमेंट में चुंबक का गुण इतना मजबूत होता है कि ये अपने से 1300 गुना भारी वजन को खींच सकता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगने वाले मोटर्स और विंड टरबाइन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल भारत में इन एलिमेंट की 900 टन के करीब ही डिमांड आती है। वजह है अभी भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग और विंड टरबाइन का इस्तेमाल कुछ खास नहीं है, लेकिन जानकारों के मुताबिक
ईवी और विंड टरबाइन की मैन्युफैक्चरिंग रफ्तार पकड़ने के साथ ही 2025 तक इन एलिमेंट की डिमांड से 6 से 7 गुना यानी करीबन 6,000 टन और 2030 तक 20,000 टन बढ़ जाने की उम्मीद है। दुनिया भर में भी नियोडियम के दाम 2018 में $100 प्रति किलो थे, जो अब बढ़कर $200 पर पहुंच गए हैं। एल्यूमिनियम जैसे मेटल तो $2.6 प्रति किलो पर ही मिल जाते हैं। नियोडियम की तरह ही एक और एलिमेंट है डिस्प्रोजियम। इसका इस्तेमाल भी परमानेंट मैग्नेट बनाने में होता है। इसी तरह यूरोपियम एलईडी बल्ब और रंगीन टीवी स्क्रीन बनाने में काम आती है। सैमेरियम का इस्तेमाल ऑप्टिकल लेजर्स में होता है। कुछ मिनरल हाईटेक मेडिकल उपकरण बनाने में, कुछ विमान के इंजन बनाने में, तो कुछ रक्षा के लिए उपकरण बनाने में काम आते हैं। इन एलिमेंट के साथ सबसे बड़ा मामला है सप्लाई का। कच्चे तेल और हाइड्रोकार्बन की तरह ही, या यूं कहें उनसे भी ज्यादा तगड़ा सप्लाई चेन इन एलिमेंट के लिए चाहिए होता है। कुछ बरसों पहले तक दुनिया भर की पूरी जरूरत का 90% चीन सप्लाई करता था। समय के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी ताबड़तोड़ तरीके से इन एलिमेंट की सप्लाई बढ़ाई है। इसके बाद चीन की हिस्सेदारी घटकर 60% पर आ गई। हालांकि इसके बावजूद भी ये सबसे अधिक है। भारत के पास तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा रिजर्व हैं। हमसे आगे है रूस, तो वो युद्ध में उलझा है। ये स्थिति भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। यही कारण है कि सरकार की नजर एकदम से इन एलिमेंट के उत्पादन को बढ़ावा देने पर गई है। हम इन एलिमेंट के उत्पादन से घरेलू जरूरतें पूरी करके आयात बिल घटाने के साथ ही दुनिया भर में सप्लाई करके अच्छा खासा फायदा कमा सकते हैं। इसके अलावा अन्य देशों में ये जिस रूप में पाए जाते हैं, उससे इन्हें अलग करने का काम काफी मुश्किल है। दूसरी ओर भारत में ये जिस रूप में मिलते हैं, उसमें तो इन्हें बड़ी आसानी से अलग किया जा सकता है। मसलन समुंदर किनारे मिलने वाले बालू में पहाड़नुमा आकार में पाए जाते हैं मोनाजाइट्स। इसीलिए यहाँ ज्यादा निवेश भी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कुछ बरस पहले तक तो इनको बालू से अलग करने की परमिशन सरकार से मिली हुई थी। लेकिन 2016 में इनकी आर्थिक काबिलियत और रक्षा में होने वाले इस्तेमाल को देखते हुए बैन लगा दिया गया। अब इनकी बढ़ती डिमांड और ग्लोबल हालात को देखते हुए सरकार मौके को भुनाना चाहती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने हाल ही में सभी 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एटॉमिक मिनरल्स के दायरे से बाहर लाने का प्रस्ताव पेश किया है। ऐसा होने के बाद पीएसयू और अन्य निजी कंपनियां भी इन एलिमेंट को निकालने का काम कर सकेंगी। वैसे तो भारत में अभी इन एलिमेंट्स की कुछ खास डिमांड नहीं है, इसीलिए भी कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। पर आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी की ओर से तेजी से बढ़ते कदम और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मिलते प्रोत्साहन के बाद आयात बढ़ना तय है। जब निजी कंपनियां और पीएसयू भी इनको निकाल पाएंगी, तो आयात घटाने में मदद मिलेगी। जो चीज अभी तक इस मामले में सरकार के माथे पर चिंता की लकीर खड़ी करती है, वो है इनका रेडियो एक्टिव मिनरल के साथ पाया जाना। अगर ये एलिमेंट गलत हाथों में पड़ गए तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन इस डर की वजह से आर्थिक अवसर को खो देना भी समझदारी नहीं हो सकती। ऐसा किया जा सकता है कि निजी कंपनियों के थोरियम और यूरेनियम निकालने पर सीधा प्रतिबंध लगा दिया जाए। उन्हें सिर्फ रेयर अर्थ एलिमेंट निकालने की ही इजाजत दी जाए। एक दूसरा रास्ता ये है कि रेयर अर्थ एलिमेंट निकालने के बाद जो भी पत्थर का टुकड़ा बचे, उसे सीधे सरकार की किसी एजेंसी को सौंप दिया जाए। ये भी किया जा सकता है कि निजी कंपनियां रेडियो एक्टिव मिनरल की बिक्री सिर्फ सरकार को ही करें। उपाय जो भी हो, पर हल निकालना ही होगा, क्योंकि यही समय की जरूरत है। हालांकि मसला सिर्फ चुनौती तक ही खत्म नहीं हो जाता। चूंकि ये एलिमेंट पाउडर फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इनमें मिलावट का काफी डर रहता है। इसे मैदे में मिला दिया जाए तो एक अनुभवी व्यापारी भी तुरंत नहीं बता पाएगा कि इसमें मिलावट की गई है। इसीलिए इन एलिमेंट को सुरक्षित रखना बड़ी जिम्मेदारी माना जाता है। जर्मनी में कारोबारी इन्हें तिजोरी में बंद करके रखते हैं। वहां पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए बंकरों को दोबारा तैयार किया जा रहा है, ताकि इन्हें सुरक्षित रखा जा सके। दूसरी बड़ी चुनौती है सप्लाई चेन की, जिसमें अभी तक चीन का नेटवर्क ही मजबूत है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी अपना नेटवर्क तगड़ा किया है। लेकिन भारत अगर बाहर निर्यात के मकसद से उतरता है, तो उसे भी सप्लाई चेन नेटवर्क मजबूत करना होगा।